हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे रेलवेज के बारे में। ये जो टॉपिक है आपका क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक है आपकी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 7 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में दे रखा है। तो इस टॉपिक को हम पूरा कंप्लीट कवर करेंगे, जितना भी बुक में दे रखा है बढ़िया तरीके से कवर करेंगे, पिक्स के साथ कवर करेंगे, मैप के साथ कवर करेंगे, सारी चीज़ हम जानेंगे। ठीक है, तो एज यू ऑल नो वेरी वेल, ट्रांसपोर्ट के हमारे कितने मीडियम होते हैं। ट्रांसपोर्ट जो है जनरली या तो लैंड ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है वाटर ट्रांसपोर्ट, एक होता है एयर ट्रांसपोर्ट। मेनली तीन मोड है ट्रांसपोर्ट के। लैंड ट्रांसपोर्ट में एक हम पढ़ते हैं रेल ट्रांसपोर्ट, और दूसरा हम पढ़ते हैं रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट हमने कवर कर लिया है और आज हम रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसको जानने से पहले वैसे तो कई बार मैं मैप बता चुका हूँ आपको, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। ये एक वर्ल्ड का मैप है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका साउथ अमेरिका, थोड़ा ध्यान रखना है, नॉर्थ अमेरिका ऊपर, साउथ अमेरिका। ये है आपका अफ्रीका, कॉन्टिनेंट है, हम कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, और ये है आपका पूरा की पूरा यहाँ से यहाँ तक ये है आपका एशिया, और यहाँ पर ये वाला है आपका यूरोप। ठीक है, तो अब हम कई बार क्या कॉन्टिनेंट की बात करेंगे कि भाई साउथ अमेरिका, तो यहाँ पे साउथ अमेरिका आते ये याद होना चाहिए, जहाँ पे ये ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है। नॉर्थ अमेरिका ये वाला मतलब कॉन्टिनेंट है जो नॉर्थ अमेरिका है। अफ्रीका ये वाला अफ्रीका है। ठीक है, तो इन सब के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं रेलवेज। तो रेलवे जो है ये लैंड ट्रांसपोर्ट का ही मीन है। ठीक है, मैंने बताया था लैंड ट्रांसपोर्ट में हम क्या करते हैं, दो चीज़ों को कवर करते हैं, एक तो हम रोड्स को कवर करते हैं और दूसरा हम रेलवे को कवर करते हैं। ठीक है, तो रेलवे जो है ये मोड है लैंड ट्रांसपोर्ट का। रेलवे की सबसे बड़ी खास बात आपने देखी होगी, यहाँ पे हम क्या बल्क क्वांटिटी, बल्क का मतलब होता है बहुत सारी क्वांटिटी में हम गुड्स को ले जा सकते हैं और पैसेंजर्स को ले जा सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस। आप देखो रोड ट्रांसपोर्ट की एक कमी है, इसमें जनरली आपने देखा को ट्रक चलते हैं, है ना, गाड़ियाँ चलती हैं, तो एक ट्रक में एक ट्रक की जितनी कैपेसिटी उतना ले जा सकते हो। रेल में क्या होगा, कई सारे ऐसे वो मतलब डिब्बे कनेक्टेड रहते हैं, और इन सारे डिब्बों को कौन चलाता है, एक लोको चलाता है, जिसको हम बोलते हैं, लोको का मतलब होता है जो रेल का इंजन होता है, उससे खींचते हैं। तो रेल में क्या है, कई सारे डिब्बों को हम अटैच कर सकते हैं, और कई सारे डिब्बों में क्या है, बहुत सारा सामान ले जाया जा सकता है, एज वेल एज बहुत सारे पैसेंजर्स को भी ले जाया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे जो खूबसूरत इसकी बात है वो यही है कि यहाँ पे बल्क क्वांटिटी, बल्क का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान को भी ले जाया जा सकता है और पैसेंजर्स को भी, और वो भी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। किसके लिए? लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। अगर बल्क में आपको सामान ले जाना है और लैंड के माध्यम से जाना है तो ये रेलवे बहुत अच्छा ऑप्शन है। 18th सेंचुरी में आपको देखने को मिलेगा इन्वेंशन हुआ स्टीम के इंजन का, भाप के इंजन का इन्वेंशन किया था 18th सेंचुरी में। और जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ तो यूँ समझ लो ट्रांसपोर्ट के मतलब क्षेत्र में एक क्रांति आ जाती है। क्या आ जाती है? क्रांति आ जाती है। फिर आज की डेट में आपने देखा होगा कुछ ऐसी ट्रेन शहरों में देखी होंगी जिनको हम बोलते हैं कम्यूटर ट्रेन्स। कम्यूटर ट्रेन्स जनरली किस लिए यूज होती हैं, जैसे बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, आपको पता है ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, तो कम्यूटर ट्रेन्स चलती हैं। कम्यूटर ट्रेन्स क्या करती हैं, सुबह जैसे मतलब जो जॉब करने जाते हैं उनको एक निश्चित दूरी तक ले जाती हैं, फिर इवनिंग में मतलब पूरे दिन चलती रहती हैं हालांकि, पर मतलब ये इनकी टाइमिंग, आने जाने की जो टाइमिंग होती है, जब जॉब्स मतलब स्टार्ट होती है, जब जॉब एंड होती है, उस टाइम पर ये लोगों को बहुत सारी क्वांटिटी में ले जाती हैं और लाती हैं। कम्यूटर ट्रेन जनरली अर्बन जो मतलब अर्बन एरिया जो होते हैं, बड़े बड़े शहर होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा चलती हैं, और पर्पज़ यही होता है कि जो डेली जो जॉब करने जाते हैं आते हैं उनको मतलब ला सकें और ले जा सकें। तो कम्यूटर ट्रेन्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। यूके, यूएसए, जापान, इंडिया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जो मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स को डेली टू एंड फ्रो मतलब सिटी में ही ले जाते हैं। टू का मतलब आगे जाना, फ्रो का मतलब पीछे जाना, मतलब यहाँ पे इनको एक डेस्टिनेशन तक ले जाना और फिर उस डेस्टिनेशन से वापस ओरिजिनल जगह तक लाना। ये काम किसका है? कम्यूटर ट्रेन्स। तो शहर में मतलब पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, फिर वापस उसी जगह पर लाने के लिए काम जो करती हैं उन ट्रेन्स को बोलते हैं कम्यूटर ट्रेन्स, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आपके इंडिया, यूएसए, जापान और यूके में बहुत ज़्यादा फेमस है। पूरी दुनिया में अगर रेलवे का नेटवर्क देखें तो कितना है, 13 लाख किलोमीटर, ध्यान रखना 13 लाख किलोमीटर रेलवे का नेटवर्क है पूरी की पूरी दुनिया में। 19th सेंचुरी में मैंने बताया था, 19th सेंचुरी में जो है रेलवे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है। 19th सेंचुरी का मतलब है 1801 से 1900। ठीक है, ये हो गई 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में रेलवे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है, और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा ट्रांसपोर्ट में, मतलब एक ट्रांसपोर्ट के मतलब फील्ड में सबसे फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट था रेलवे। कब? 19th
सेंचुरी में। और दुनिया में पहली जो रेल चली थी, वो ध्यान रखना, दुनिया में पहली जो रेल चली थी वो 1825 में चली थी। कहाँ से कहाँ के बीच में चली थी? ये चली थी स्टॉकटन से डार्लिंगटन, नॉर्थ इंग्लैंड में चली थी। ठीक है, आपको पता अंग्रेजी भारत में भी रेल लेके आए थे। आपको कमेंट करके बताना इंडिया में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी, किस बीच में चली थी और कितने डिस्टेंस पे चली थी, वो आपको बताना है। बस इतना ही मैं बता देता हूँ। 1853 में ही इंडिया में रेलवे की शुरुआत हो गई थी। तो अंग्रेजों ने 1825 में इंग्लैंड में चला दी और बहुत जल्दी इंग्लैंड ने इंडिया में भी रेलवे की शुरुआत कर दी थी। उसका एक हिस्टोरिकल रीजन आप सबको पता ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा माल को इंडिया से यूके पहुंचाना और फिर वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट को यहाँ पर लाना। तो दुनिया की पहली ट्रेन कब चली? 1825 में। कहाँ से कहाँ तक चली? स्टॉकटन से डार्लिंगटन। कहाँ पर है ये? नॉर्थ इंग्लैंड में चली थी। ओके, अब रेलवे गेजेस का मतलब क्या था? आपने देखा होगा दो पटरी होती है, पटरियों के बीच में जो डिस्टेंस होती है, कहीं पर तो पटरियों के बीच में डिस्टेंस कम होती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पे मीडियम स्पीड मतलब डिस्टेंस होती है। इसी को हम बोलते हैं रेलवे गेजेस। अगर रेलवे गेजेस की बात करें तो एक होती है ब्रॉड गेज, ध्यान रखना पटरी के बीच में डिस्टेंस है उसके आधार पर। ब्रॉड गेज में पटरियों के बीच में डिस्टेंस होती है, मतलब एक्चुअली क्या है, ये रेल का मतलब पटरी होती है, समझ रहे हो? रेल का मतलब ही क्या होता है? पटरी होती है। और रेल पे जो गाड़ी चलती है उसको हम बोल देते हैं रेलगाड़ी, है ट्रेन बोल देते हैं। ओके, तो रेल का मतलब यहाँ पे क्या है? रेल का मतलब है जो पटरी दिखा रखी है, ये दो, एक लोहे की इधर इधर, इनको हम बोलते हैं रेल। तो दो पटरियों के बीच में अगर मान लो 1.5 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस है तो इसको हम ब्रॉड गेज बोलेंगे। अगर दो पटरियों के बीच में 1.44 मीटर की डिस्टेंस है तो इसको स्टैंडर्ड गेज बोलते हैं। दो पटरियों के बीच में अगर 1 मीटर की डिस्टेंस है तो इसको हम मीटर गेज बोलते हैं। और 1 मीटर से कम है तो इसको हम स्मॉलर गेज बोलते हैं, या कहीं पर इसको नैनो गेज भी बोला जाता है। यूके में कौन सा गेज इस्तेमाल किया जाता है? स्टैंडर्ड गेज इस्तेमाल किया जाता है 1.44। भारत में मैं आपको बता दूं ज़्यादातर ट्रेन हमारी ब्रॉड गेज में चल रही है। किस में चल रही है? मोस्टली ब्रॉड गेज में चलती हैं। ये स्मॉलर गेज कहाँ पर यूज करते हैं? स्मॉलर गेज यूज करते हैं जैसे हिली एरियाज हैं, तो हिली एरियाज में पहाड़ों को काटा जाता है, तो मतलब ज़्यादा नहीं काट सकते, तो पहाड़ी एरिया में आपने देखा होगा बहुत छोटी छोटी ट्रेन चलती हैं और पटरियों के बीच की डिस्टेंस पहाड़ी एरिया में कम रहती है। ओके, यूरोप में रेलवे का नेटवर्क देखते हैं। ठीक है, यूरोप, तो यूरोप में रेलवे का एक डेंस नेटवर्क पाया जाता है। अब यूरोप समझ जाओगे, मैप में मैंने बता दिया था, यूरोप में रेलवे का एक डेंस नेटवर्क पाया जाता है। टोटल अगर हम देखें तो 4,40,000 किलोमीटर का डिस्टेंस, मतलब रेलवे का नेटवर्क फैला हुआ है। 4,40,000 किलोमीटर का रेलवे का नेटवर्क फैला हुआ है। कहीं कहीं जगह पे डबल ट्रैक है, कहीं पर ये मल्टीपल ट्रैक है। डबल ट्रैक का मतलब क्या है? जैसे एक ट्रैक तो ये हो गया सिंगल ट्रैक, इधर से रेल आएगी उधर से वापस ऐसे आज चली जाएगी, मतलब एक ही पटरी होती है, ये जो जाएगी भी और इसी से वापस आएगी। डबल ट्रैक का मतलब क्या होता है? एक ट्रैक और ये दो ट्रैक। कई बार ऐसा देखा होगा आपने, इधर से ट्रेन जा रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो ये डबल ट्रैक हो जाए। ठीक है, तो यूरोप में आपको देखने को मिलेगा डबल ट्रैक भी है, मल्टीपल ट्रैक भी है। और टोटल कितना नेटवर्क है रेलवे का? 4,40,000, 4,40,000 किलोमीटर का नेटवर्क है। अब यूरोप में सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ पर है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है वो है बेल्जियम। ये बेल्जियम की ट्रेन है, मैं आपको दिखाऊंगा, आज दुनिया भर की ट्रेनें दिखाऊंगा, मैंने पिक डाली है आपको, है ना। तो बेल्जियम के बारे में आपने सुना होगा, बेल्जियम यूरोपियन कंट्री है जिसकी कैपिटल ब्रुसेल्स, क्या है? कैपिटल ब्रुसेल्स है, और जहां पर हेडक्वार्टर है यूरोपियन यूनियन का, ये भी आपने सुना होगा बेल्जियम के बारे में। तो बेल्जियम में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी है रेलवे की, मतलब आपको 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, 6.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 1 किलोमीटर का रेलवे का नेटवर्क मिल जाएगा। तो हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ 1 किलोमीटर ऑफ रेलवे फॉर एवरी 6.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। तो मतलब कोई एरिया कितना दे रखा है? 6.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितनी रेलवे का नेटवर्क मिल जाएगा? 1 किलोमीटर रेलवे का नेटवर्क मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो क्वेश्चन यहाँ से बहुत आ सकता है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यूरोप में सबसे ज़्यादा रेलवे का नेटवर्क कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आप बताओगे बेल्जियम। बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। कहाँ, किसका हेडक्वार्टर है? यूरोपियन यूनियन। ठीक है, कमेंट करके बताना यूरोपियन यूनियन में आज की डेट में कितने मेंबर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूरोप में मेन रेलवे के हेडक्वार्टर कौन कौन से हैं? तो लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स मैंने अभी बताया ना, और मिलन, बर्लिन, वॉर्सो, ये इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका यूरोप मैप में। ठीक है, और यहाँ पर ये रहा आपका बेल्जियम। बेल्जियम के ऊपर यहाँ पे यूके है, और यहाँ बेल्जियम के बगल में जर्मनी, नीदरलैंड, और यहाँ फ्रांस भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यूरोप में। अंडरग्राउंड रेलवे एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, लंदन और पेरिस में आपको अंडरग्राउंड रेलवे देखने को मिलेगी। ये आपको अंडरग्राउंड रेलवे का पिक है, यूके का, ये इंग्लैंड का। ठीक है, तो अंडरग्राउंड रेलवे भी चलती है। आपने दिल्ली में भी देखा होगा, दिल्ली में भी आपने अगर दिल्ली मेट्रो देखी हो तो वहाँ पर कई जगह पे अंडरग्राउंड चलती है। ठीक है, आपको पता ही नहीं चलेगा, ऊपर चल रही है, नीचे रेल चल रही है सीरियसली। तो लंदन और पेरिस में भी आपको अंडरग्राउंड रेलवे देखने को मिलेगी। और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे यूरोप में, रादर देन फ्राइट। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट इज मोर इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू फ्राइट। फ्राइट का मतलब क्या होता है, रेलगाड़ी में जो सामान लेके जाते हैं ना, मालगाड़ी आपने सुना होगा फ्राइट ट्रेन। फ्राइट ट्रेन वो होती है जो मालगाड़ी माल को लेकर जाती है ना, तो यहाँ पर मालगाड़ी से ज़्यादा पैसेंजर गाड़ियों की ज़्यादा मतलब डिमांड है, वो ज़्यादा जरूरी है। एक है यूरो टनल ग्रुप इंग्लैंड का, ये ऑपरेट करता है चैनल टनल, मतलब एक चैनल टनल बनी हुई है जो लंदन को पेरिस से कनेक्ट कर रही है। ये चैनल टनल है, यूरो टनल की है, यहाँ पे आप देख सकते हो यूरो टनल। टनल आपने देखा होगा सुरंग, यहाँ से गाड़ी अंदर सुरंग में जाती है, एक गाड़ी इधर से आ रही है, यूरो टनल। तो यूरो टनल क्या है, एक ग्रुप है, कहाँ का है, इंग्लैंड का है, जो चैनल टनल को ऑपरेट करता है लंदन और पेरिस के बीच में। ठीक है, अब हम देखेंगे रशिया के बारे में देखेंगे। तो रशिया का ये मैप यहाँ पे देख सकते हो, पूरा की पूरा क्या है, ये रशिया है। रशिया में इधर यूराल माउंटेन है, कौन सा माउंटेन है, यूराल। ठीक है, और यहाँ रशिया की कैपिटल क्या है, मॉस्को मेन इसकी कैपिटल है। और यहाँ पर एक एक्सट्रीम पॉइंट है व्लादिवोस्टोक, आपने सुना होगा ना, व्लादिवोस्टोक अभी काम आएगा। यहाँ से यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा एक रेलवे रूट, अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये रशिया का रेलवे स्टेशन है, देख सकते हो, खूबसूरत है। ठीक है, अपने भी खूबसूरत है, ऐसा नहीं है। इन रशिया 90% रेल नेटवर्क इज इन दी वेस्ट ऑफ यूराल्स। ये कह रहे हैं रशिया में जो 90% रेलवे का जो नेटवर्क है ना, यहाँ पे एक यूराल माउंटेन है, यूराल माउंटेन का इधर ईस्ट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट। कह रहे हैं कि वेस्ट, अब एक्चुअली क्या है, रशिया में जो सबसे ज़्यादा डेवलप एरिया है ना, वो वेस्ट वाला ही है। ईस्ट वाला एरिया इतना डेवलप नहीं है रशिया में, ध्यान रखना। रशिया दुनिया का भले ही सबसे बड़ा देश हो, मगर रशिया में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड एरिया की तरह वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ कम डेवलप है। तो वेस्ट की तरफ भी रेलवे का नेटवर्क क्या है, इसमें ज़्यादा है, क्योंकि इंडस्ट्री ज़्यादातर इधर ही पाई जाती है। ठीक है, तो रशिया में 90% रेलवे का नेटवर्क कहाँ पर है, वेस्ट ऑफ यूराल्स। मॉस्को इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर है, मॉस्को मैंने अभी बताया था, रशिया की कैपिटल है मॉस्को, है ना, ये यहाँ पर मॉस्को कैपिटल है रशिया की। मॉस्को इंपॉर्टेंट रेल हेडक्वार्टर है, और यहीं से दुनिया मतलब रशिया के अलग अलग पार्ट्स में क्या देखने को मिलेंगी, रेलवे की लाइन यहाँ से बाहर जा रही है। यहाँ पर अंडरग्राउंड रेलवे भी इंपॉर्टेंट है, और कम्यूटर ट्रेन भी चलती है। मैंने बताया था ना, शहर के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, फिर वापस लाने के लिए, है ना। जनरली सिटी में जो ट्रेन चलती हैं, कम्यूटर ट्रेन बोलते हैं, जिनका पर्पज होता है सिटी के लोगों की डिमांड्स को फुलफिल करना। और अंडरग्राउंड ट्रेन मॉस्को में भी चलती है। अब हम देखेंगे नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका कंट्री नहीं है, नॉर्थ अमेरिका है कॉन्टिनेंट। और ध्यान रखना, नॉर्थ अमेरिका में 3 देश बड़े इंपॉर्टेंट है, नीचे नीचे मैक्सिको, फिर आता है यूएसए, ऊपर आता है कनाडा। ठीक है, 3 देश। तो नॉर्थ अमेरिका यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं, ये रहा मैक्सिको, यूएसए और कनाडा। ठीक है, 3 देश मिलकर क्या बनाते हैं, मेनली नॉर्थ अमेरिका बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका की ट्रेंड्स भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो नॉर्थ अमेरिका अकेला, अब ध्यान रखना, दुनिया में जितना भी रेलवे का नेटवर्क है, उसमें से 40% अकेला किसका है, नॉर्थ अमेरिका। अब आपको पता ही है, यूएसए डेवलप्ड कंट्री यही है ना, और दुनिया को लीड भी करता है ना, दुनिया में दबदबा भी है यूएसए का। तो जितना भी रेलवे का नेटवर्क है, उसमें से 40% अकेले किसका है, नॉर्थ अमेरिका का है। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे रेलवे को यूज किया जाता है ग्रेन्स, टिम्बर, मशीनरी और पैसेंजर की तुलना में यहाँ पे ज़्यादातर सामान को मतलब ट्रांसपोर्ट करने में इसका यूज होता है। पैसेंजर्स में कम, सामान को यूज करने में ज़्यादा यूज होता है। जबकि हमने यूरोप में क्या देखा, यूरोप में हमने देखा कि यूरोप में पैसेंजर्स को ज़्यादा कैरी किया जाता है रादर देन फ्राइट। यहाँ पर फ्राइट ट्रेन ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे देख सकते हो गाड़ी चल रही है ना, डबल डेकर, डिब्बे के ऊपर डिब्बा, डबल डेकर ट्रेन चल रही है। तो यहाँ पे सामान को ज़्यादा कैरी किया जाता है बजाय पैसेंजर्स के। ठीक है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ईस्ट सेंट्रल यूएसए का रीजन जो है वो है आपका हाईली अर्बनाइज्ड और हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड, मतलब बहुत ज़्यादा शहरी एरिया है और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं। और इसकी बगल में है कनाडा। ये सब कनेक्टेड है किससे, रेलवे के नेटवर्क से। कनाडा की बात करें, कनाडा में जो रेलवे है उसको पब्लिक सेक्टर ऑपरेट करता है। पब्लिक सेक्टर का मतलब सरकार के कंट्रोल में ही है। ठीक है, साउथ अमेरिका की बात करेंगे, साउथ अमेरिका भी कॉन्टिनेंट है। ये पूरा रहा आपका साउथ अमेरिका, और ये ट्रेन दिखा रखी है साउथ अमेरिका में ही। ठीक है, बहुत अच्छी लग रही है ना। तो साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा जो देश है उसका नाम है ब्राज़ील। देश का नाम क्या है, ब्राज़ील। और ब्राज़ील के नीचे बहुत सारे कंट्रीज हैं, इनके बारे में नाम आपको देख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर आप देखो, ऊपर वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, इधर चिली, इधर अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे, बोलीविया और ब्राज़ील। ये सारे देश जो हैं आपके साउथ अमेरिका में आते हैं। ठीक है, तो पढ़ते समय थोड़ा मैप की भी प्रैक्टिस करते चलें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो अपना मैप रखें और मैप को भरें, क्योंकि मैप क्या है, भर भर के ही आप सीखोगे, एक दिन में मैप नहीं होंगे आपके ना। तो साउथ अमेरिका देख लिया आपने। ओके, तो साउथ अमेरिका में 2 रीजन, एक तो पंपास ऑफ अर्जेंटीना। अर्जेंटीना हमने देखा, अर्जेंटीना में जो घास के मैदान है उनको हम क्या बोलते हैं, पंपास। क्या बोलते हैं, पंपास। ब्राज़ील फेमस है, ब्राज़ील में आपको पता होगा रियो डी जेनेरियो, यहाँ पे एक अर्थ समिट हुई थी 1992 में, अर्थ समिट हुई थी। और ब्राज़ील में पाए जाते हैं अमेजन फॉरेस्ट। ठीक है,
तो ब्राज़ील में दो इंपॉर्टेंट रीजन है, नंबर एक पंपास ऑफ अर्जेंटीना और दूसरा है ब्राज़ील। ब्राज़ील में कॉफ़ी ग्रोइंग रीजन है, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कॉफ़ी ग्रोइंग रीजन्स के बारे में। ब्राज़ील में बड़े बड़े लार्ज प्लांटेशन जो होते हैं कॉफ़ी के, उनको हम बोलते हैं फेजेंडास। क्या बोलते हैं? लार्ज प्लांटेशंस ऑफ कॉफ़ी इन ब्राज़ील आर नोन एज फेजेंडास। तो इनको कनेक्ट कर रहा है किससे? अर्जेंटीना से, है ना। तो कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग एरिया को ब्राज़ील और अर्जेंटीना का जो पंपास वाला रीजन है, ये सब मिलके, दोनों ही रीजन मिलके साउथ अमेरिका में 40% नेटवर्क कवर करते हैं। तो मतलब अगर साउथ अमेरिका में हम देखें तो ज़्यादा रेलवे का नेटवर्क यहाँ तो ब्राज़ील में पाया जाता है या अर्जेंटीना में पाया जाता है। अर्जेंटीना में पंपास है, यहाँ पे बहुत सारे एग्रीकल्चर होती है, घास के मैदान है, और ऐसे एरिया में एग्रीकल्चर अच्छी होती है। यहाँ पर कॉफ़ी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो इन दोनों रीजन में 40%, साउथ अमेरिका का टोटल 40% रेलवे का नेटवर्क यहाँ पर पाया जाता है। चिली, हमने अभी देखा, चिली एक देश है, यहाँ पर आप देखोगे ये चिली है और इसकी बगल में यहाँ पर है पैसिफिक ओशियन। इधर कौन सा है? अटलांटिक ओशियन। ध्यान रखना, साउथ अमेरिका के ईस्ट की साइड में है अटलांटिक ओशियन और साउथ अमेरिका के वेस्ट की साइड में है पैसिफिक ओशियन। तो कोस्टल एरिया चिली आपको देखने को मिलेगा। चिली का पूरा की पूरा यहाँ पे कोस्टल एरिया है ना। और चिली ऐसे में बिल्कुल पतला सा चिपका हुआ है इधर, है ना। तो चिली में एक अच्छा नेटवर्क पाया जाता है, कोस्टल सेंटर को कनेक्ट करता है, मेजर माइनिंग साइट्स ऑफ द इंटीरियर या इन द इंटीरियर। यहाँ पे आईजे की जगह एन आएगा, है ना। ओके, तो देर इज ओनली वन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रूट लिंकिंग ब्यूनस एयर्स अर्जेंटीना टू वालपरेसो चिली। तो अर्जेंटीना को, यहाँ पे आप देखो ये है अर्जेंटीना, ये है चिली। तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल का मतलब क्या होता है? किसी भी कॉन्टिनेंट के दो हिस्सों को जोड़ने वाला जो रेल रूट होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रूट। तो यहाँ पे ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रूट किस किस के बीच में? अर्जेंटीना और चिली के बीच में, है ना। तो एक ही ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रूट है साउथ अमेरिका में जो किसको कनेक्ट करता है? अर्जेंटीना को चिली से कनेक्ट करता है। और ये गुजरता है कहाँ से? एंडीज माउंटेन से। और एक पास दे रखा है उस पलाटा पास, ठीक है। चिली में कौन सी जगह है? वालपरेसो, और अर्जेंटीना में ब्यूनस एयर्स, ठीक है। तो ये रहा आपका अर्जेंटीना, ये रहा चिली, इनको कनेक्ट कर रहा है और एक ही रेल रूट है जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल है, ठीक है। अब हम आते हैं एशिया में। एशिया में 3 देश बड़े फेमस हैं, जापान, चाइना, इंडिया। ये जापानी ट्रेन है, ये चाइनीज़ ट्रेन है और ये अपनी ब्यूटीफुल सी इंडियन ट्रेन है, ठीक है। तो 3 ट्रेनें यहाँ पे, और तीनों ही देशों में बहुत नेटवर्क पाया जाता है, डेंस नेटवर्क पाया जाता है रेलवे का। ये डेंस नेटवर्क होने के पीछे एक रीजन और है, इंडिया, चाइना। आपको पता है दुनिया के मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, इंडिया तो बिल्कुल नंबर 1 हो ही लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे वास्ट डेजर्ट भी पाए जाते हैं और कई जगह पर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे एशिया की, पहले तो इन चीज़ों की बात कर रखी है। एक बात करें वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में कौन से देश आते हैं? जो अरब कंट्रीज है ना, आपने सुना होगा सऊदी अरब, कुवैत, और इसके अलावा यहाँ पे ईरान, इराक, है ना। ये सारे कंट्रीज किस में आ जाते हैं? वेस्ट एशिया में। वेस्ट एशिया में क्या है? एक तो पॉपुलेशन कम पाई जाती है, दूसरा बहुत सारा डेजर्ट पाया जाता है, इसलिए वेस्ट एशिया में ज़्यादा रेलवे का नेटवर्क आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो एशिया में रेलवे का नेटवर्क आपको या तो जापान में दिखेगा या चाइना में दिखेगा या फिर इंडिया, तीनों में देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं अफ्रीका। अफ्रीका पहले मैप में दिखाई दिया था। तो अफ्रीका में अगर रेलवे के नेटवर्क की बात करें तो लगभग 40,000 किलोमीटर रेलवे का नेटवर्क पाया जाता है। और इसमें अकेले साउथ अफ्रीका, जैसे मान लो ये पूरा अफ्रीका है तो नीचे आपको पता होगा साउथ अफ्रीका कंट्री है। तो साउथ अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, साउथ अफ्रीका कंट्री है। तो अकेले साउथ अफ्रीका में 18,000 किलोमीटर, 18,000 किलोमीटर का रेलवे रूट पाया जाता है। अब साउथ अफ्रीका में ऐसा क्या है जो यहाँ पे ज़्यादा रेलवे रूट पाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी माइंस पाई जाती हैं, कॉपर की माइंस पाई जाती हैं, डायमंड की माइंस पाई जाती हैं, गोल्ड की माइंस पाई जाती हैं। तो साउथ अफ्रीका में किम्बरले नाम की डायमंड की माइंस है, डायमंड की माइंस के लिए वो ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो अफ्रीका में टोटल रेल रूट कितना है? 40,000 किलोमीटर, और ओनली साउथ अफ्रीका में कितना है? 18,000 किलोमीटर। अफ्रीका में और भी रेलवे लाइंस हैं तो उनको याद रखना है। एक है बेंगुएला रेलवे, ये है आपकी बेंगुएला रेलवे जो कनेक्ट करती है अंगोला को कटंगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट। कटंगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट हमने पढ़ी थी, आपको बताया था, है ना। तो अंगोला को कटंगा जाम्बिया से कनेक्ट करने वाली रेलवे लाइन का नाम क्या है? वो है बेंगोला रेलवे। दूसरी है तंजानिया रेलवे, ये रही आपकी तंजानिया रेलवे। ये कनेक्ट करती है जाम्बियन कॉपर बेल्ट को दार इस सलाम से कनेक्ट करती है। एक है आपकी बोत्सवाना और जिम्बाब्वे को कनेक्ट करने वाली रेलवे लिंक, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे को कनेक्ट करने वाली रेलवे लिंक जो लैंडलॉक स्टेट्स को कनेक्ट करती है साउथ अफ्रीकन नेटवर्क में। और एक है ब्लू ट्रेन, ये रही आपकी ब्लू ट्रेन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्लू ट्रेन कनेक्ट करती है केप टाउन टू प्रिटोरिया। ये ब्लू ट्रेन चलती है आपकी केप टाउन से प्रिटोरिया में चलती है ब्लू ट्रेन, साउथ अफ्रीका में चलती है ब्लू ट्रेन, ध्यान रखना।
अब हम देखेंगे ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज के बारे में। पहले तो आपको समझना है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे का मतलब क्या है। तो ये मान लो सपोज कोई कॉन्टिनेंट है, तो कॉन्टिनेंट के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से कनेक्ट करने वाली जो रेलवे लाइन होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन। तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज कनेक्ट टू एंड्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो किसी भी कॉन्टिनेंट के दो एंड को, दो छोर को कनेक्ट करने वाली जो रेलवे लाइन होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। बहुत बड़ी बात होती है यार, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आप ले जा रहे हो ना, और ये फिर पूरे कॉन्टिनेंट में होते हुए जाती हैं अक्रॉस, है ना। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज रन अक्रॉस दी कॉन्टिनेंट, पूरे कॉन्टिनेंट के बीच में से होकर ये गुजरती हैं। इनका मेन पर्पज यही होता है, इकोनॉमिक पर्पज और पॉलिटिकल रीजन्स, ठीक है। इन वजह से इनको क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। पहली ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन हम देखेंगे वो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। कहाँ पर है ट्रांस साइबेरियन रेलवे? रशिया में। कहाँ पर है ये? रशिया में आपको देखने को मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे। तो मैंने अभी बताया था कहाँ पर है ये। पहली बात तो ये मेजर रेल रूट है रशिया का, और दुनिया का सबसे बड़ा समझो इसको, मेजर रेल रूट रशिया का है। ये कनेक्ट करता है सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक से, है ना। अगर आप रशिया का मैप देखोगे, ये रहा रशिया का मैप, और ये बुक में भी दे रखा है, ऐसा नहीं है मैंने ये मतलब यहाँ पे बना रखा है, बुक में आप देखोगे ये रहा सेंट पीटर्सबर्ग। कहाँ पर है ये? वेस्ट में। इधर ईस्ट में क्या है? व्लादिवोस्टोक, और यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। बहुत लंबा रेल रूट है, दुनिया का सबसे लंबा रेल रूट, जिसका नाम क्या है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। किसको कनेक्ट कर रहा है? ये दो जगह इंपॉर्टेंट याद रखना, सेंट पीटर्सबर्ग से कहाँ पर? व्लादिवोस्टोक तक, और बीच में कई सारे इसमें पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, जैसे मॉस्को, कजान, यकातिरबर्ग, क्यूमेन, ओमस्क, नोवोसिबिर्स्क, पता नहीं अलग अलग नाम है, चीता, इनके पढ़ लेना आप, है ना। तो ये नाम दे रखे हैं, रशियन में लिख रखे हैं। तो ये कनेक्ट करता है सेंट पीटर्सबर्ग जो कि वेस्ट में है, इसको कनेक्ट करता है व्लादिवोस्टोक जो कहाँ पर पड़ता है? ईस्ट में। और ईस्ट में यहाँ पर एक सी है जिसका नाम है पैसिफिक ओशन। इधर जो ओशन है इसका नाम क्या है? पैसिफिक ओशन में इसको कनेक्ट करता है। कहाँ से पास हो रहा है? मॉस्को, उफा, नोवोसिबिर्स्क, इरकुट्स्क, चीता और खबारबोस्क, कुछ इन प्लेसेस को क्या कर रहा है? ये कनेक्ट कर रहा है। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो, अब रशियन तो मुझे भी नहीं आती, आई एम श्योर आपको भी नहीं आती होगी, है ना। कह रहे इनके नाम याद रख लेना आप। तो लॉन्गेस्ट है ये, लॉन्गेस्ट है। लॉन्गेस्ट कितना? 9332 किलोमीटर। यार सोचो, इंडिया की नॉर्थ से साउथ डिस्टेंस पता है कितनी है? 3214। इसका 3 गुना है। सोचो, नॉर्थ से साउथ इंडिया को 3 बार ऐसे मतलब क्रॉस कर लो, इतनी ज़्यादा लेंथ है, बहुत ज़्यादा लेंथ है। डबल ट्रैक्ड है, इलेक्ट्रीफाइड है। डबल ट्रैक्ड है मतलब एक ऐसे और एक ऐसे, मतलब इधर से भी ट्रेन आ सकती है और इधर से यूँ ट्रेन जा सकती है। डबल ट्रैक है, ऊपर से इलेक्ट्रीफाइड है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलता है पूरा सिस्टम यहाँ पे, है ना। तो ये हो गया। ट्रांस साइबेरियन रेलवे की बात करें तो ये यूराल माउंटेन, ओब और येनिसी रिवर से भी गुजरता है। तो ये तो माउंटेन है यूराल, और ओब एंड येनिसी इन रिवर से भी ये क्या करता है? गुजरता है। और ये एशिया को कनेक्ट करता है। मतलब अब देखो, रशिया में आपको पता है रशिया का कुछ हिस्सा तो एशिया में आता है, कुछ किस में आता है? यूरोप में आता है। तो रशिया के एशिया वाले रीजन को ये वेस्ट यूरोपियन मार्केट से भी कनेक्ट करता है। 2 इंपॉर्टेंट सेंटर हैं इसके, एक है चीता और दूसरा है इरकुट्स्क। चीता एक एग्रो सेंटर है, इरकुट्स्क एक फर सेंटर है। इसके बारे में याद रखना। ये जो ट्रेन है उसी की दिखा रखी है, कहाँ की? कुछ इसके साइड में भी ट्रेन चला रखे हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे सिंगल ट्रैक है, मगर कई बार क्या होता है, जैसे मतलब ये डबल ट्रैक जा रहा है, ये बगल से निकाल दी कहीं से, ऐसे भी मतलब देखने को मिलता है। दूसरा नेटवर्क है आपका ट्रांस कैनेडियन रेलवे। अब नाम से ही पता चल रहा है यार, ये कनाडा में 2 जगहों को कनेक्ट करेगा। जैसे ये कनाडा हो गया पूरा, कनाडा में ये वेस्ट वाला पार्ट हो गया, ईस्ट वाला पार्ट हो गया। वेस्ट में आपको पता है पैसिफिक ओशन है, और ईस्ट में क्या है? अटलांटिक ओशन है। ये भी ध्यान रखना। तो यूँ समझ लो, पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है कनाडा में कौन सा? ट्रांस कैनेडियन रेलवे नेटवर्क। कहाँ से चलता है ये? वैनकूवर नाम की जगह से चलता है। कहाँ पर खत्म होता है ये? हैलीफैक्स में जाके खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसकी लंबाई दे रखी है 7050, माय गॉड, 7050 किलोमीटर इसकी क्या है? लाइन की लेंथ है। कनाडा से मतलब ये होकर गुजरता है, और ये कनेक्ट करता है हैलीफैक्स। अभी हमने देखा था ईस्ट में हैलीफैक्स है, वैनकूवर वेस्ट में। तो 2 जगह को कनेक्ट करता है। ये रहा आपका हैलीफैक्स जो ईस्टर्न साइड में, और वैनकूवर ये रहा वेस्टर्न साइड में। और हैलीफैक्स किधर पड़ेगा आपका? अटलांटिक ओशन में, और वैनकूवर किधर की साइड में? पैसिफिक ओशन की साइड में। और कहाँ से पास होता है? मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग, कैलगरी, इनसे मतलब पास होता है। यहाँ पे जगह दे रखी है, ये और भी नाम लिख सकते हो, कमलूप्स, कैलगरी, रेजिना, विनीपेग, कुडबरी, ओटावा, मॉन्ट्रियल, है ना, क्यूबेक, ये कुछ जगह दे रखी हैं जिनसे ये क्या हो रहा है? पास हो रहा है।
और इसको बनाया गया था 1886 में, बहुत पहले बना दिया गया था, है ना। ट्रांस कैनेडियन, और उसकी बात करें तो इसका इंपॉर्टेंस यूँ भी बढ़ जाता है क्योंकि ये कनेक्ट करता है क्यूबेक मॉन्ट्रियल इंडस्ट्रियल रीजन को व्हीट बेल्ट से। तो क्यूबेक मॉन्ट्रियल जो है यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं, और व्हीट प्रोड्यूसिंग वाला रीजन है प्रेरीज का। आपको पता है नॉर्थ अमेरिका में जो घास के मैदान उनको हम क्या बोलते हैं, प्रेरीज बोलते हैं। ग्रासलैंड्स, नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रासलैंड्स हैं उनको प्रेरीज बोलते हैं, और इन ग्रासलैंड्स में बहुत सारा व्हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। साथ के साथ में कॉनीफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं नॉर्थ वाले एरिया में। तो इन सबको ये कनेक्ट करता है कौन सा, ट्रांस कैनेडियन रेलवेज। इस रेलवे लाइन को हम बोलते हैं इकोनॉमिक आर्टरी ऑफ कनाडा, मतलब कनाडा की जान है यूँ समझ लो। मतलब कनाडा में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो किसका है, ट्रांस कैनेडियन रेलवे का ही रोल है। व्हीट एंड मीट, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं इस रूट से, है ना। नेक्स्ट है यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे। यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे, तो ये बात ध्यान रखना, ये कनेक्ट करता है न्यूयॉर्क को सैन फ्रांसिस्को से। अब जैसे मान लो ये यूएसए है, तो इधर तो है सैन फ्रांसिस्को, इधर है न्यूयॉर्क, तो यूएस के बिल्कुल बीचों बीच में से गुजरता है, तो दोनों चीज़ों को कनेक्ट करता है न्यूयॉर्क को सैन फ्रांसिस्को से। न्यूयॉर्क के बगल में आप देखोगे अटलांटिक है, अटलांटिक ओशन है, और इधर आपको पता है पैसिफिक ओशन है, किधर, सैन फ्रांसिस्को की तरफ। तो ये कनेक्ट करता है अटलांटिक कोस्ट को पैसिफिक कोस्ट से। और कहाँ कहाँ से गुजरता है, क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवांस, ओगडन और सेक्रेमेंटो, इन जगहों से क्या होता है, ये पास होता है। अगला हमारा ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है ऑस्ट्रेलियन। ऑस्ट्रेलिया में भी एक दे रखा है, तो ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, जो ऑस्ट्रेलिया के साउथ वाले हिस्से में, जैसे मान लो ये ऑस्ट्रेलिया है, नीचे वाला हिस्सा कौन सा हो गया, साउथ वाला, इसके वेस्ट वाले हिस्से को कनेक्ट करता है ईस्ट वाले हिस्से से, ये कनेक्ट करता है। मतलब पर्थ को सिडनी से कनेक्ट करेगा। ऑस्ट्रेलिया में दो जगह हैं, पर्थ और सिडनी, जहाँ पर क्रिकेट के मैच भी होते हैं, तो इन दो जगहों को ये कनेक्ट करता है। कहाँ कहाँ से पास हो रहा है, कालगुरली, ब्रोकन हिल, पोर्ट अगस्ता, यहाँ से ये पास होता है। और नॉर्थ साउथ लाइन कनेक्ट, इसकी एक नॉर्थ साउथ लाइन है जो कनेक्ट करेगी एलिडेड को अलाइस स्प्रिंग, और फिर बाद में ज्वाइन कर लेती है डार्विन ब्रेडम लाइन को भी कनेक्ट कर लेती है। तो ये रहा ऑस्ट्रेलिया का मतलब ट्रांस कॉन्टिनेंटल, ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, जो पर्थ किधर पड़ता है आपका, वेस्ट में पड़ता है, सिडनी किधर पड़ता है, ईस्ट में। इन दोनों जगहों को ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला ध्यान रखना, कहाँ कहाँ से मैंने जगह बताई थी, 3 जगह, ब्रोकन हिल्स से पास हो रहा है, पोर्ट अगस्ता से पास हो रहा है, और कालगुरली से ये पास हो रहा है। तो मेनली अब देखो इन सारे जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, इसमें मेन चीज़ आप ध्यान रखना, कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर रहा है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबके सब में ये चीज़ पहले याद करना, हो सकता है बहुत सारा डेटा आपके लिए हो जाएगा, पर मेन चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि ईस्ट और वेस्ट में जो है जगह कौन कौन सी है, उनका नाम तो एटलीस्ट आपको याद होना ही होना चाहिए। अगला है ओरिएंट एक्सप्रेस। ओरिएंट एक्सप्रेस, वाह, बहुत नाम अच्छा है ना, ओरिएंट एक्सप्रेस। तो यहाँ पे ये ट्रेन दिखा रखी है ओरिएंट एक्सप्रेस, और पूरी में दिखा देता हूँ। ये देखो ओरिएंट एक्सप्रेस है, लिखा भी है ओरिएंट एक्सप्रेस, और ये पेरिस को कनेक्ट करती है इस्तांबुल से। किससे कनेक्ट करती है, पेरिस को इस्तांबुल। और पेरिस कहाँ यार, पेरिस तो फ्रांस में है। इस्तांबुल कहाँ है, इस्तांबुल तुर्की में है। अब आपको पता है टर्की का नाम बदल गया, तुर्की बोलते हैं टर्की को। तो फ्रांस को टर्की से कनेक्ट करती है, बीच में कई सारी जगहों से जाती है, मुचेन, बीन, पता नहीं क्या क्या नाम लिखे हुए हैं, ये सब वहीं के, कहाँ के, यूरोप के। तो ये लाइन पेरिस को इस्तांबुल से कनेक्ट करती है। और ये ओरिएंट एक्सप्रेस मैंने ट्रेन भी दिखा दी आपको। ये पास होती है स्ट्रासबर्ग, मुनिच, वियना, बुडापेस्ट, बेलग्राड, इन सब से ये क्या होती है, पास होती है। और इस रेलवे लाइन की वजह से ध्यान रखना, लंदन से इस्तांबुल का जो टाइम है वो पहले 10 दिन लगते थे बाई सी रूट, अब मात्र कितना रह गया है, 96 आवर रह गया है। 96 आवर का मतलब है 4 दिन, मतलब 6 दिन का गैप कम कर दिया। किस लाइन की वजह से, ओरिएंट एक्सप्रेस की वजह से। जहां लंदन से इस्तांबुल जाने में कितना समय लगता था, पहले 10 दिन लगते थे सी रूट के द्वारा, अब अगर आप रेल रूट से जा रहे हो तो मात्र 96 आवर्स में पहुंच जाओगे। तो समय की कितनी बचत है, 6 दिन की बचत कर दी, बहुत बड़ी बात है। और एक ऐसा प्रपोजल भी है कि ट्रांस एशियाटिक रेलवे बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, ट्रांस एशियाटिक रेलवे बनाया जाएगा, जो इस्तांबुल को कनेक्ट करेगा बैंकॉक। बैंकॉक आपको पता है थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, इसको कनेक्ट करेगा। और ये गुजरेगा ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, इन कंट्री से गुजरेगा। तो इस प्रपोज्ड रेल लाइन के बारे में भी याद रखना, ऐसा प्रस्ताव दिया जा रहा है, अब पता नहीं कब बनेगा। एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइंस हैव लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस। आज की डेट में इनका इंपॉर्टेंस क्यों खत्म होता जा रहा है। पहली बात तो एक पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट तक जा रहे हो कॉन्टिनेंट में, ठीक है। पहली बात तो समय भी ज़्यादा लगता है, ठीक है।
और आज की डेट में आपने देखा होगा रोड बहुत अच्छे डेवलप हो गए हैं, एयरवेज अच्छा डेवलप हो गया है, एयर की फैसिलिटीज ऐसी है कि आप हवाई जहाज से बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हो। तो ये जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है ये आज की डेट में आपको देखने को मिलेगा सामान के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, फ्लाइट के लिए जरूरी है, पर पैसेंजर्स जो हैं आज की डेट में समय की कमी की वजह से वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं एयरवेज या रोडवेज से जाना प्रीफर करते हैं, क्योंकि आजकल रोडवेज भी बहुत शानदार मतलब रोड बन गए और मतलब सीधे सीधे रोड बन गए। तो विद द डेवलपमेंट ऑफ क्विकर एंड मोर फ्लेक्सिबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स ऑफ एयरवेज एंड रोडवेज, ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज लाइंस हैव लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस। तो आज की डेट में नए नए सिस्टम डेवलप हो गए हैं, एयरवेज डेवलप हो गया, रोडवे डेवलप हो गया, और ये भी फ्लेक्सिबल है, कहीं से भी किसी भी जगह को कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए इनका इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। तो ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन का इंपॉर्टेंस घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।